कैसे 45 रुपए की नौकरी करने वाले इस बंदे ने करोड़ों की कंपनी बना दी। मैं बात कर रहा हूं लक्ष्मण राव नाम के इस इंसान की, जो एक समय पर 45 रुपए पर मंथ की सैलरी पर जॉब करते थे, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो जॉब छोड़कर बिजनेस करने का फैसला लेते हैं और ऐसी कंपनी बना देते हैं जो आज इंडिया के लार्जेस्ट कंग्लोमरेट्स में शुमार है। पर उनका ये सफर आसान नहीं था। कभी अंग्रेज उनकी शॉप को उखाड़ फेंकते थे, तो कभी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका बनाया हुआ सबसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट 2 साल तक कोई खरीदता ही नहीं है। चलिए जानते हैं कि कैसे एक इंसान ने इन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए किर्लोस्कर ग्रुप को इतना बड़ा बना दिया। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है 20 जून 1869 को, जब महाराष्ट्र के एक वेदांत पंडित के घर लक्ष्मण राव काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म होता है। अब यहाँ पे सबको ये लगता है कि लड़का पंडित के घर जन्म ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि महान पंडित ही बनेगा और क्या करेगा। पर लक्ष्मण का मन यहाँ पे कुछ अलग ही सपने देख रहा था। उन्हें पेंटिंग्स और मशीन्स का शौक था। शुरुआत में उनके पिता उनकी इस सोच के खिलाफ थे कि कहाँ पंडित बनने की जगह तुम पेंटिंग और मशीन्स में लगे हुए हो। पर उनके बड़े भाई रामू अन्ना उनके साथ खड़े रहे और उन्हें पूरा सपोर्ट किया। जब लक्ष्मण थोड़े बड़े हुए तो रामू अन्ना ने उनका एडमिशन मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में करवा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में लक्ष्मण को ये पता चला कि ओफो, वो तो पार्शियली कलर ब्लाइंड है, यानी कि वो अपना करियर पेंटिंग में नहीं बना सकते थे और ये बात उनके लिए बहुत बड़ी चोट थी। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पेंटिंग को साइड में रख के उन्होंने उसी कॉलेज में इंजीनियरिंग ड्राइंग करना सीखना शुरू किया और ये स्किल उनके फ्यूचर करियर के लिए बहुत बड़ा एसेट बन गया। लक्ष्मण राव को एक प्रेस्टिजियस कॉलेज विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी कि VJTI में असिस्टेंट टीचर की नौकरी मिल गई, जहां पे उन्हें 45 रुपए पर महीने मिलते थे। पर इतनी कम सैलरी के बावजूद लक्ष्मण राव ने हार नहीं मानी और अपने काम में जी जान लगा दी। हालांकि इतनी डेडिकेशन के बाद उन्हें समझ में अच्छी तरह से आ चुका था कि अंग्रेजों के राज में एक इंडियन के लिए ऊंची पोजीशन पर पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तो उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और कुछ अपना काम करने का सपना देखा और यहाँ से शुरू होता है लक्ष्मण राव के एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी। वैसे दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो इससे जुड़ी न्यूज एंड एनालिसिस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इंडाइसेस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ देखिए, मैं अपनी स्क्रीन पर इंडियन इंडाइसेस और ग्लोबल इंडाइसेस दोनों को एक ही जगह पे देख पा रहा हूँ। साथ ही यहाँ लेटेस्ट IPOs, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ETF, करेंसी एंड म्यूचुअल फंड्स का भी ऑप्शन है। ये प्लेटफॉर्म है M Stock, जहाँ पे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एकदम फ्री में। साथ ही अगर आप प्राइसिंग सेक्शन पे आओगे तो देखोगे कि यहाँ पे इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, IPOs सभी पर ब्रोकरेज चार्जेस 0 हैं। यही नहीं, मेंटेनेंस चार्जेस, प्लेज क्रिएशन चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स एंड चार्जेस ऑन कॉल एंड ट्रेड सर्विसेज सब कुछ 0 है। अब अगर आप फ्यूचर ऑप्शन भी करते हो तो M Stock पर सिर्फ 5 रुपए पर डे का चार्ज है, जो कि इंडस्ट्री में लोवेस्ट है। यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाने के लिए 20+ एडवांस टूल्स, रियल टाइम डेटा और 24/7 असिस्टेंस अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम अपनी कहानी पे वापस लौटते हैं तो लक्ष्मण राव ने अपना बिजनेस कुछ इस तरह से शुरू किया। वो मुंबई से साइकिल्स खरीदते और अपने गांव बेलगम में भेजते, जहां उनके बड़े भाई रामू अन्ना उन साइकिल्स में थोड़ा अपना प्रॉफिट जोड़कर उसे बेच दिया करते थे। अब ये शुरुआत तो बहुत छोटी थी, पर लक्ष्मण राव के सपने बहुत बड़े थे। 1888 यानी कि 1888 में लक्ष्मण राव मुंबई छोड़कर वापस से बेलगाम आ गए और सड़क के किनारे एक साइकिल सेल्स एंड रिपेयर की शॉप खोल ली। पर उनका सपना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। वो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे जो देश के लोगों के काम में आए, खासकर किसानों के लिए। लक्ष्मण फार्मिंग एंड टेक्नोलॉजी के नए आइडियाज के लिए अमेरिकन मैगजीन पढ़ते रहते थे, जहां पे एक दिन उनकी नजर एक चारा काटने वाली मशीन पर पड़ी जो कि उन्हें बहुत इनोवेटिव और यूजफुल लगी। यहीं से उनके दिमाग में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। उन्होंने सोचा कि अगर मैं किसानों के लिए मशीन और टूल्स बनाऊं तो उनका काम तो और आसान और प्रोडक्टिव हो सकता है। और बस यहीं से किर्लोस्कर ब्रदर्स ने अपने मैसिव बिजनेस एम्पायर की नींव रख दी। उनका पहला प्रोडक्ट था इंडिजीनियस चाफ कटर, यानी कि चारा काटने वाली मशीन, जो किसानों को बहुत ज्यादा पसंद आई। इस सक्सेस ने लक्ष्मण राव और रामू अन्ना का हौसला बढ़ा दिया, जिसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू किया। फिर साल 1903 में किर्लोस्कर ने भारत का पहला लोहे का हल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहे का हल कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी इनोवेशन थी उस टाइम पे। लेकिन लक्ष्मण राव की किस्मत ने उनके सामने एक और रुकावट लाकर खड़ी कर दी। गांव के लोगों ने लोहे के हल का विरोध करते हुए कहा कि ये लोहा हमारी उपजाऊ जमीन के लिए एक जहर है। इस कारण से उनके इस इनोवेशन को कोई खरीदना ही नहीं चाहता था और उन्हें अपनी फर्स्ट सेल करने में पूरे के पूरे 2 साल लग गए। हालांकि जैसे ही लोगों को ये समझ में आया कि ये हल हल्का, मजबूत और ज्यादा टिकाऊ है, तो उन्होंने लकड़ी के हल को छोड़कर तुरंत ही इसे अपनाना शुरू कर दिया।
ये हल जब लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगा, तब किर्लोस्कर ब्रदर्स की छोटी सी बाइसिकल शॉप जो उन्होंने खोली थी ना, वो धीरे धीरे एक प्रोडक्शन हब में तब्दील हो गई। इसी दौरान लोकमान्य तिलक भी इनकी फैक्ट्री देखने के लिए आए और इनके स्वदेशी प्रोडक्ट को देखकर काफी खुश हुए। लेकिन इसने किर्लोस्कर ब्रदर्स के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। अंग्रेज, जो कि भारत के लोगों को डेवलपमेंट करते हुए देख ही नहीं सकते थे अपने जमाने में, उन्होंने बेलगम की म्युनिसिपैलिटी के थ्रू शॉप को हटाने का नोटिस दे दिया, जिसकी वजह से इन लोगों को अपनी जगह बदलनी पड़ी। हालांकि ये वक्त लक्ष्मण राव के लिए काफी कठिन था, लेकिन तभी औंध के राजा उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने लक्ष्मण राव को महाराष्ट्र के सांगली कुंदार रोड रेलवे स्टेशन के पास में 32 एकड़ बंजर जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए दे दी। साथ ही उन्होंने लक्ष्मण राव के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसे भी दिए। अब लक्ष्मण राव के पास में एक बंजर जमीन थी, जिसे उन्हें अपने हौसले और इरादों के दम पर एक इंडस्ट्री हब में बदलना था। यहाँ उन्होंने अमेरिका में पॉपुलर इंडस्ट्रियल टाउनशिप के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, जिसका एक एग्जाम्पल उनके सामने जमशेदपुर के रूप में मौजूद था, और ऐसे उन्होंने किर्लोस्कर वाड़ी की नींव रखी। जेब में सिर्फ 15,000 और केवल 25 से 30 वर्कर्स के साथ लक्ष्मण राव ने अपने प्रोडक्शन के काम को दोबारा शुरू किया और धीरे धीरे वो शुगर केन क्रशर, हैंड पंप्स, टेक्सटाइल मशीन्स और होटल फर्नीचर जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाने लगे। लेकिन चैलेंजेस का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 के चलते आयरन ओर की सप्लाई काफी कम हो जाती है और उनका प्रोडक्शन बंद होने की कगार पे आ जाता है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में सोलापुर के राजा उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। उन्होंने अपने पुराने रस्टर टैंक्स और वेपन्स लक्ष्मण राव को दे दिए, ताकि लोहे का हल बनाने का काम रुक न जाए और उनका सपना जिंदा रहे। लक्ष्मण राव वैसे तो एक ब्राह्मण फैमिली से आते थे, लेकिन हाँ, उनकी सोच उस जमाने में काफी आगे की सोच रहा करती थी। उन्होंने कभी भी अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को अपने काम या जिंदगी में जगह ही नहीं दी। गरीब और पिछड़े लोगों को उन्होंने अपने काम का हिस्सा बनाया, और तो और वो जेल काट चुके कैदियों और डाकुओं को भी किर्लोस्कर वाड़ी में नाइट वॉचमैन की नौकरी देते थे। ऐसी तो उनकी सोच हुआ करती थी। उनका मकसद था कि उन्हें एक दूसरा मौका देना, ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकें। धीरे धीरे किर्लोस्कर वाड़ी एक फुल फ्लेज टाउनशिप बन गई, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल और प्रिंटिंग प्रेस तक शामिल थी। यहीं से किर्लोस्कर खबर, स्त्री और मनोहर जैसी मैगजीन्स पब्लिश होने लगी। लक्ष्मण राव का सपना सिर्फ एक बिजनेस बनाने तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि वो अपने आसपास की कम्युनिटी को भी ग्रो कर रहे थे। साल 1920 यानी कि 1920 में लक्ष्मण राव ने किर्लोस्कर ग्रुप को ऑफिशियली रजिस्टर कराया और अगले ही साल भारत का पहला सेंट्रीफ्यूगल पंप लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस को नए हाइट्स तक ले जाना शुरू किया, जो आज भी एक मिसाल है। लक्ष्मण राव ने अपने सबसे बड़े बेटे शांतनु राव को अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी में भेजा, ताकि उनका फ्यूचर और ब्राइट हो सके। लक्ष्मण राव ने अपनी फैमिली को सिर्फ एक बिजनेस लेगेसी नहीं दी, बल्कि एजुकेशन और प्रोग्रेस का एक विजन भी दिया। इसी तरह 1927 में जब शांतनु रॉय अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वापस आए, तो उन्होंने कंपनी की कमांड अपने हाथों में ले ली और इनोवेशन को अपनी प्राइमरी स्ट्रैटेजी बना दिया। उन्होंने पुरानी मशीन्स को रीडिजाइन किया और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाकर प्रोडक्शन को एक नए लेवल पर ले गए। ये स्टेप कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसी साल शांतनु राव ने भारत का पहला डीजल इंजन बनाने का काम भी सक्सेसफुली पूरा कर लिया। साल 1940 में किर्लोस्कर ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक मोटर लॉन्च की और फिर 1941 में उनकी पहली लेथ मशीन मार्केट में आई। एक तरफ किर्लोस्कर का बिजनेस हर नए इनोवेशन के साथ तरक्की कर रहा था, तो दूसरी तरफ भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। मैं आपको बता दूं, ये समय था 1940 का, यानी कि बस 6 से 7 साल में आजादी मिलने वाली थी। लक्ष्मण राव ने भी इस स्ट्रगल का खुलकर समर्थन किया और पूरी किर्लोस्कर वाड़ी को महात्मा गांधी के साथ आजादी की इस लड़ाई में शामिल कर दिया। उनके बेटे शांतनु राय को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि देश की आजादी का वक्त अब करीब है और आजादी के बाद मशीन्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है। इसी फोरसाइट के साथ उन्होंने 1946 में एक बोल्ड स्टेप उठाया और कर्नाटक के हरिहर में मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड, बेंगलुरु में किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी और पुणे में किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड की शुरुआत की। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था जिसने किर्लोस्कर ग्रुप को नई हाइट्स पर पहुंचा दिया। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ और इसी साल लक्ष्मण राव ने अपना ज्यादा वक्त हरिहर में बिताना शुरू किया। वहां उन्होंने फार्मिंग और अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। एक बार शांतनु रॉय ने अपने पिता लक्ष्मण राव से पुणे आने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने पुराने जिद्दी अंदाज में जवाब दिया, जब तक पहला ऑयल इंजन फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलता, तब तक मैं पुणे नहीं आऊंगा।
ये एक चैलेंज था और शांतनु रॉय और उनकी टीम को पता था कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करना होगा, तभी उनके पिताजी, उनके बॉस खुश होंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने दिन रात एक कर दिया और दिसंबर 1948 में पहला इंडिजीनियस ऑयल इंजन फैक्ट्री से तैयार होकर बाहर आ गया। ये मोमेंट किर्लोस्कर ग्रुप के लिए एक माइलस्टोन बन गया। लेकिन इसके कुछ ही सालों के बाद में 1956 में 87 साल की उम्र में लक्ष्मण राव किर्लोस्कर का देहांत हो गया, जिसके बाद किर्लोस्कर ग्रुप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शांतनु रॉय पर आ गई, जिसे शांतनु रॉय ने बखूबी निभाया और अपने बिजनेस को दूसरे देशों में भी एक्सपैंड किया। उन्होंने कुआलालंपुर में एक फैक्ट्री सेटअप की और धीरे धीरे मलेशिया और यूरोप तक किर्लोस्कर का बिजनेस फैलता चला गया। किर्लोस्कर के पंप्स और डीजल इंजन्स की डिमांड दुनिया भर में तेजी से बढ़ने लगी और वो धीरे धीरे एक ग्लोबल ब्रांड बनते चले गए। साल 1983 में शांतनु रॉय ने अपने ग्रैंडसन संजय किर्लोस्कर को कंपनी की कमान दे दी, जिन्होंने मार्केट में बढ़ते कंपटीशन के बीच अपना फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बढ़ा दिया। साथ ही उन्होंने इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी किर्लोस्कर ग्रुप को एक्सपैंड किया, जिसके चलते उन्होंने कई कंपनीज का एक्विजिशन भी करना शुरू कर दिया। वहीं शांतनु राय के दूसरे बेटे श्रीकांत जी के परिवार ने एक अलग ही रास्ता चुना। उनके बेटे विक्रम किर्लोस्कर जब MIT से इंजीनियरिंग करके इंडिया वापस आए तो उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जबरदस्त पोटेंशियल देखा। विक्रम किर्लोस्कर के एफर्ट्स के कारण जापान की टोयोटा ने किर्लोस्कर के साथ जॉइंट वेंचर किया और भारत में अपनी एंट्री बनाई। टोयोटा ने किर्लोस्कर के वैल्यूएबल फीडबैक और लोकल एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हुए इंडिया के कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज मॉडल्स लॉन्च किए। इसी वजह से आज टोयोटा की इंडिया में सफलता का एक बड़ा क्रेडिट किर्लोस्कर ग्रुप को दिया जाता है। हालांकि साल 2022 में विक्रम किर्लोस्कर की अचानक से मृत्यु ने कंपनी को एक बड़ा झटका दिया, लेकिन उनकी विरासत अब उनके बेटी मानसी किर्लोस्कर संभाल रही हैं। तमाम चैलेंजेस के बीच किर्लोस्कर ग्रुप आज भी लगातार ग्रोथ के रास्ते पर है और भारत के लीडिंग कंग्लोमरेट्स में से एक बना हुआ है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने किर्लोस्कर ग्रुप की स्टोरी से क्या लेसन सीखे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एम स्टॉक को चेकआउट करना मत भूलिएगा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.